मैं दिवाकर हालदार फिर से एक बार आपके मध्य आया हूँ। आज सहायक अध्यापक एलटी हिंदी भर्ती परीक्षा के संबंध में कुछ जानकारी लेकर। मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं शुरुआत करूँगा विषय हिंदी को लेकर। जो भाई मेरे जो इस समय एलटी हिंदी प्रवेश परीक्षा या एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर, मैं उनके लिए छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को ये पसंद आती है तो निश्चित तौर पर आप मुझे सूचित करिएगा बेल आइकन दबाकर या फिर सब्सक्राइब करके और मैसेज भेजकर, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और बना पाऊँ। आज मैं आपको जानकारी दूंगा हिंदी भाषा का विकास के विषय में। पूर्व में इससे पहले मैंने विज्ञप्ति की जानकारी दी थी। आज से मैं विषयवार आपको प्रयास करूंगा कि जानकारी उपलब्ध कराऊं। मैं आज लेकर आया हूं टॉपिक हिंदी भाषा का विकास। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप हिंदी विषय को पढ़ना चाहे या हिंदी विषय के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोटा मोटा हिंदी के विकास के बारे में जानकारी होना या ज्ञान होना परम आवश्यक है। देखिए, मैंने बिल्कुल विषयवार यहाँ प्रस्तुत किया है कि हिंदी भाषा का विकास किस रूप में हुआ है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय से आशय हुआ इंडियन यूरोपियन। ठीक हो गया। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इंडियन यूरोपियन, कोई और नहीं। अगला, भारत में 4 भाषा परिवार है। यदि आप गौर से देखेंगे, मैं कई बार इस बात को अनुभव कर चुका हूं कि पूरे भारत में भाषा की विविधता है, लेकिन अगर इसको मैं हर तरफ से इसका विश्लेषण करूं और उसके बाद संश्लेषित करता हूं तो यह पाता हूं कि 4 वर्गों में भाषा परिवार बटा हुआ है। कौन कौन सा? नंबर 1 भारोपीय, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक और नंबर 4 है चीनी तिब्बती। इसको बोलने वाले लोगों का प्रतिशत भी अलग अलग है। सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो भारोपीय भाषा बोली जाती है, इंडो यूरोपियन, जिसकी संख्या है 73%। आप समझ सकते हैं, 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। सेकेंड वन इज द्रविड़। द्रविड़ से आशय हुआ जो साउथ के हमारे राज्य हैं। द्रविड़ दक्षिण भारत में 25% वहाँ के लोगों की संख्या है जो द्रविड़ भाषा परिवार के लोग हैं, जिसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, इस तरह की जो भाषाएं हैं, ये जो मूल भाषाएं हैं, ये आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ऑस्ट्रिक 1.3% इसका ये रूप है। ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले जो ऑस्ट्रियन ओरिजिन के हैं उनकी संख्या भी भारत में 1.3% है। और चीनी तिब्बती, जो चीनी तिब्बती परिवार से आए हुए लोग हैं या फिर उन्हीं के भाषा परिवार से बोलने वाले की संख्या हमारे पास 0.7 मतलब 0.7 मतलब 0.7%। इस तरह से 4 भाषा परिवार के लोग यहाँ पर मोटा भाषा परिवार के लोग रहते हैं। भारतीय आर्य भाषा को या भारतीय जो मूल भारतीय भाषा है उनको 3 कालों में विभक्त किया गया है। और देखिए, आपको पता लगेगा इसकी जानकारी के बाद असल में हिंदी कब से आई है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। इसको कब कब विभक्त किया गया इसके बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। समय काल भी लिख दिया है मैंने, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब हमको जानना पड़ेगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कब से कब तक कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। आप स्रोत के रूप में लूसियन सामान्य हिंदी की किताब देख सकते हैं, जहां पर आपको इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत हमारी भाषा हुआ करती थी। उस समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का, ईसवी नहीं है। ईसा पूर्व में वैदिक भाषा बोली जाती थी। मतलब जितने लोग थे लगभग वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा बोलते थे। यहां कहेंगे हम कि वेदों की रचना काल का समय इसके आसपास का है। 1000 ईसा पूर्व। अब जो
डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक आने के लिए आपको अवरोही क्रम में आना पड़ेगा। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक तो वैदिक संस्कृत चला करती थी, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मैंने यहां नोटिफाई किया है लौकिक संस्कृत। मतलब भाषा आपकी टूटी है, और वो टूट के क्या बनी है? लौकिक, मतलब लोगों की भाषा, आम लोगों की भाषा, वेदों की भाषा से लोगों की भाषा संस्कृत बनी, मतलब लौकिक संस्कृत बोली जाती थी। अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ये ध्यान रखें आप, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इस जो कालखंड में, ये भी 1500 साल है, 500 ईसा पूर्व तो 500 साल उधर और 1000 साल इधर, 1500 साल का ये कालखंड है जिसमें और भाषाएं आई, टूटी है भाषाएं। क्या है? पहली पाली भाषा। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, आपको इस बात का ध्यान रखें, भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश, भारत की जो पहली देश भाषा है, वेदों के बाद, जो लौकिक संस्कृत के बाद जो देशी भाषा है, उसको कहेंगे कि भाई गौतम बुद्ध के या भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा में है। इसके बाद पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का काल रहा है। इसमें महावीर स्वामी के या भगवान महावीर के सारे उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में है। आप मिलान करिएगा तो आपको एक एक स्थिति प्रमाण के तौर पर उपलब्ध हो जाएंगी। इतिहास की पुस्तकें आप जरूर देख लें, वहां पर इसका और बढ़िया स्रोत और आपको प्रमाणिकता के तौर पर मिल जाएगी। इसके बाद 500 ईस्वी जब आ गई, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी महावीर स्वामी का कालखंड, 500 ईस्वी के बाद भाषा वियोगात्मक, देखो पहले से बता दिया हमने कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक विशिष्ट भाषा पर लगातार टूट रही है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये 500 साल जो है सबसे ज्यादा आपकी आगे बढ़ी और टूटी। यहीं से हिंदी की उत्पत्ति होने का समय आ गया, जहां जहां हिंदी धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ, मतलब भाषा और टूटी। अपभ्रंश भाषा मतलब संक्रमणकालीन भाषा हुई है। तृतीय काल संक्रमणकालीन भाषा शुरू हुई। यहाँ पर बहुत सारे संक्रमण काल से आशय क्या हुआ मैं बता दूं आपको। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के अंदर हमारे यहाँ इस्लाम का प्रथम आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम, आप याद करिए। तो इसका मतलब हमारे पास इन 4 भाषा परिवारों के अतिरिक्त कोई और भाषा और उनकी संस्कृति भी हमारे देश में आ रही थी धीरे धीरे। ये स्टार्टिंग कह सकते हैं इसको आप। तो टूटने वाली भाषा हुई अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक, और इसके बाद अवहट और थोड़ी टूटी 900 से 1100 ईस्वी तक। संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भाषाएं अपने अपने रूपों में आती हुई दिखाई दे रही थी। यहीं पर आपको पदावली भी मिल जाएगी, विद्यापति रचित, आपकी स्वयंभू रचित आपको क्या कहते हैं पौंचरियों मिल जाएगी। ये आप ध्यान देंगे तो आपको प्रमाण के तौर पर ये सब प्राप्त होते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो वर्तमान जो भाषाएं हैं, इसका भी विकास उत्तरोत्तर हुआ है। तो देखिए, पहली पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन हिंदी, जो हिंदी का जो आज जो हम हिंदी बोलते हैं, इसका मूल स्वरूप में अगर हम जाएंगे तो इसकी शुरुआत होती है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से टूटनी शुरू हुई थी अवहट्ट में। ठीक, अलग अलग डिग्गल, पिंगल, पृथ्वीराज रासो, आप याद करेंगे तो मिल जाएगी, चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। ठीक, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी आप यहां पर पहला मोहम्मद गोरी का आक्रमण मिल जाता है यहां पर आपको। ठीक, तो प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी रही। उसके बाद थोड़ी टूटी और मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी। और भारतीय हिंदी साहित्य का मध्यकालीन युग भी यही बताता है कि जहां पर लगभग सारी कविताएं जो है वो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में काव्य के रूप में लिखी जाती थी। तो मध्यकालीन हिंदी जो है वो काव्य के रूप में ही हमको प्राप्त होती है।
जबकि प्राचीन हिंदी जो है वो हमको राष्ट्र साहित्य में वीर गाथाओं के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी जिसको हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं या जिसको हम बोल रहे हैं, बोलचाल हमारे नस नस में जो हिंदी समाई हुई है वो 1850 ईस्वी से अब तक। और इसका भी मैं आपको संकेत दे दूं, 1850 से ये जो आज की वर्तमान हिंदी हम बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत विशुद्ध रूप से करने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य से उठकर हमारे साहित्यकारों को आपकी अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जो जिस भाषा में, उस भाषा में गद्य लेखन के लिए प्रवृत्त किया था या फिर उनको प्रेरित किया था। मूल में जान ले हम, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। मूल भाषा क्या है? हिंदी की संस्कृत, वहीं से टूट कर आई है। हिंदी का विकास क्रम यदि हम देखें, जो कि वियोगात्मक और विशिष्ट भाषा है, तो विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, जो अब तक निरंतर चली आ रही है। बिल्कुल समय के साथ, कालखंडों के साथ हमको प्रमाणिकता के साथ यह प्राप्त होता है। मेरी आज की जानकारी इतनी ही। इसी तरह यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, समझ में आई, तो मुझे जरूर आप प्रेरित करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर और करके दे सकूं और आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।